ओके हम बात कर रहे थे थ्री सेक्टर मॉडल का, एक बार उसको रिवाइज करेंगे, देन वील मूव अहेड विद द फोर्थ सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में जो थर्ड सेक्टर है वो कौन होता है बेटा? गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो इनकम डिटरमाइन होती है वो तीन मेथड से होती थी। पहला मेथड था लमसम टैक्स। लमसम टैक्स में जो इक्वेशन थी वो क्या थी? 1/1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी टी। व्हाट इज टी? टैक्स। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स? लमसम टैक्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन हम बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन विथ ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स में जो इक्वेशन था वो क्या था? y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर। व्हाट इज टी आर? ट्रांसफर पेमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम बोल रहे हैं कि इनकम में टैक्स एज अ फंक्शन आ जाता है तो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। टी के ऊपर बार है, मतलब कैसा टैक्स है? ऑटोनॉमस। और प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा था, लास्ट मेथड में क्या था बेटा? ट्रांसफर पेमेंट्स थी, टैक्स था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था। तो इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी टी बार प्लस बी इंटू टी आर। टी आर इज ट्रांसफर पेमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है व्हाट इज द टैक्स वेरिएबल, तो आपका सॉरी टैक्स मल्टीप्लायर, तो क्या है यहाँ पे? 1/1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। थ्री सेक्टर मॉडल क्लियर है? फोर सेक्टर की बात करें अब। जब हम फोर सेक्टर का बात करें, बाकी के तीन सेक्टर तो सेम होते हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमी कैसे बिहेव करने लग जाती है? ओपन हो जाती है। आपकी इकोनॉमी क्या हो जाती है? ओपन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जो फर्स्ट थ्री कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अपने सॉरी फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट जो है टू सेक्टर मॉडल और थ्री सेक्टर मॉडल, वहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हुई है वहाँ पे इकोनॉमी कैसी है बेटा? क्लोज। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी कैसी है? ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी है मतलब आप बाहर की कंट्रीज से भी डील कर रहे हो, आप बाउंड्रीज के बाहर भी डील कर रहे हो, तो दैट्स वाई वो तीन सेक्टर तो सेम रहेंगे जो सब सारी इकोनॉमीज में चलते आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो तीन सेक्टर? सी प्लस आई प्लस जी। एडिशनल जो सेक्टर आ जाता है वो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। क्लैरिटी है इतना बात का? फोर्थ सेक्टर मॉडल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इनकम होगा किस तरह का होगा वो देखते हैं। आपके जब बुक में फोर्थ सेक्टर मॉडल समझाया है तो उसमें बताया गया है कि तीन टाइप के मार्केट एग्जिस्ट करेंगे। पहला होगा प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा होगा फाइनेंशियल मार्केट और तीसरा होगा फैक्टर मार्केट। अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर वाइज जाते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है। किसको? और हाउस होल्ड रिटर्न में क्या दे रहा है गवर्नमेंट को? टैक्सेस। सिमिलरली बिजनेसेस को गवर्नमेंट क्या दे रही है? सब्सिडीज। और बिजनेस गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? टैक्स। अब हम बात करें, अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत होगी तो वो कहाँ से लेगा? फाइनेंशियल मार्केट से। और अगर फाइनेंशियल मार्केट को कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो कहाँ करेगी? बिजनेस में। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस सेक्टर में। अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स कहाँ से आएंगी? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। अगर हाउस होल्ड को सेविंग करना है तो वो कहाँ होगा? फाइनेंशियल मार्केट में। जो बिजनेस है वो फैक्टर मार्केट से जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा तो रिटर्न में क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। सिमिलरली जो फैक्टर पेमेंट्स है वही जाके हाउस होल्ड की क्या बनती है?
पर्सनल इनकम क्या बनती है? हमने पर्सनल इनकम निकालना सीखा था, तो पर्सनल इनकम बनेगी हाउस होल्ड का। जब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, जो भी सामान आपने बनाया है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में हुई है, क्या वो एक्सपेंडिचर होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे बिजनेसेस प्रोडक्ट मार्केट के लिए, रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, तो हाउस होल्ड वो सामान खरीदेगा तो वो क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर सरकार वो सामान खरीदती है तो उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट परचेजेस। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहाँ पे गवर्नमेंट परचेजेस क्या होती हैं? ऑटोनॉमस होती है, मतलब सरकार वो खर्चा करेगी ही करेगी। अगर क्योंकि इकोनॉमी, ये वाली जो इकोनॉमी है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका? ये वाला पार्ट क्या है? क्लोज्ड है या ओपन है? क्लोज। लेकिन जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हो गया, तो ये वाला पार्ट आते ही आपकी इकोनॉमी क्या बन गई? ओपन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप क्या करते हो? एक्सपोर्ट करते हो और इम्पोर्ट करते हो। तो आपकी इकोनॉमी में जो कैपिटल का इनफ्लो आता है, वो नेट कैपिटल इनफ्लो आप कंसिडर करोगे इनकम कैलकुलेट करते टाइम। आइडियली गवर्नमेंट जब भी ट्रेड पॉलिसीज बनाती है, तो क्या होता है ट्रेड पॉलिसी? बताओ। ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि सरकार इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को या तो एनकरेज करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फॉर्म कर रही है। तो एक्सपोर्ट्स को हमेशा गवर्नमेंट क्या करेगी? एनकरेज, और इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इंपोर्ट्स में हमारी कैपिटल का आउटफ्लो होगा और एक्सपोर्ट्स में हमारे पास कैपिटल का इनफ्लो होगा। जब हम फोर सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, हम इंपोर्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, प्लस हम नेट कैपिटल इनफ्लो को भी कंसिडर करते हैं। क्योंकि हम इंपोर्ट्स के नाम पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर गुड्स बना रहे होंगे, कैपिटल गुड्स भी मंगवाते होंगे, कुछ कैपिटल गुड्स हम भेजते भी होंगे, तो इवेंचुअली नेट कैपिटल इनफ्लो कितना हुआ है वो भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। जब हम इस सेक्टर के अकॉर्डिंग हम फोर सेक्टर मॉडल में इनकम डिटरमाइन करते हैं, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी, राइट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस, साथ में बोलो, इन्वेस्टमेंट्स प्लस प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इसी इक्वेशन में कुछ ये चीजें मेंशन है। कैसे मेंशन है? कि इन्होंने कंजम्पशन को तो कैसे दिखा दिया? a प्लस बी ब्रैकेट y माइनस टी। इतना तो अपन को सीखा है। हमने ये कौन सी इनकम ली है? डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन ये जो m है, m क्या है? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स कैसे निकाल रहे हैं? m बार प्लस एम वाई। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है इस पॉइंट को? कुछ इंपोर्ट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी कंट्री सफिशिएंट नहीं है बनाने में, तो वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट्स होंगे ही होंगे। जैसे आप सऊदी अरेबियन कंट्रीज से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हो, जब हमारे पास नेचुरल रिफाइनरीज नहीं थी, ऑयल रिफाइनरीज बहुत कम है अभी भी,
उस टाइम बिल्कुल नहीं थी, तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता था, तो कुछ ऑटोनॉमस इंपोर्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा ही। प्लस जैसे जैसे कंट्री की इनकम बढ़ती है वहाँ पे इम्पोर्ट्स भी क्या हो जाते हैं, हो सकता है बढ़ने लग जाए। तो ये एम जिस रेट से बढ़ रहे हैं इनकम के रिस्पेक्ट में। जब हम इसने एक्सपैंड किया, जो प्रीवियस इक्वेशंस हमारी थी उस जैसे हमने इवेंचुअल इक्वेशन डिराइव की थी, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी आपके पास। यहाँ पे क्या है 1/1 माइनस बी प्लस एम, और ब्रैकेट में सारे अदर फैक्टर्स जो भी कंसिडर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब मान लो इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो हमने माना कि उसको हमने कैसे शो कर दिया, बाय एक्स, बाय चेंज इन एक्स। तो पूरी इक्वेशन में हमने लास्ट में क्या ऐड कर दिया, चेंज इन एक्स, कि आपके इंपोर्ट्स बढ़ गए। इतना पार्ट में क्लियर है? इसमें किसी में कंफ्यूजन है किसी को? तो क्या आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने से आपका चेंज इन एक्स आ रहा है, तो क्या आपके इनकम में चेंज आएगा? आपके एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज आया तो क्या आपके इनकम में चेंज आएगा? आपके इनकम में जो चेंज आ रहा है उसको कैसे शो करेंगे, चेंज इन वाई करेंगे। चेंज इन वाई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इतना इक्वेशन समझ आया? अब पहले जिससे पूछ रही हो वही आंसर करना। ठीक है बेटा, लास्ट थर्ड बेंच, एम बार। एम बार क्या होता है, एम बार क्या होता है? लाउडली, ऑटोनॉमस इंपोर्ट्स। नहीं आ रहा? एम बार क्या होता है, ऑटोनॉमस इंपोर्ट्स। स्मॉल एम क्या होता है रुद्राक्ष? क्या, व्हाट काइंड ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट, चेंज इन इंपोर्ट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ला रहे हैं चेंज इन एक्स, हमने क्या किया, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स को ऐड किया है। क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़े तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो आपने चेंज इन वाई को ऐड कर दिया। अब इवेंचुअली जब हम पूरी इक्वेशन को जब बेटा सॉल्व करेंगे ना, तो जो फाइनल कंक्लूजन आएगा कि मेरे इनकम के चेंज होने पर या मेरे इंपोर्ट्स के चेंज होने पर मेरी इनकम कितनी चेंज, कैसे पढ़ते हैं जब ये चीज दे रखी होती है? जो नीचे वाला वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। और ऊपर वाला वेरिएबल डिपेंडेंट। तो मेरे इंपोर्ट्स के चेंज होने पर मेरी इनकम, सॉरी एक्सपोर्ट्स के चेंज होने पर मेरी इनकम में कितना चेंज आया? लॉजिक क्लियर है? जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल कंक्लूजन मुझे ये मिलता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब तुम्हारे बुक में ना ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखी है। देखो बुक में पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद इन्होंने डिराइव किया इक्वेशन को। अगर तुम ये पूरा डेरिवेशन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस डेरिवेशन को मत देखना, सिर्फ अपने फाइनल कंक्लूजन को याद रखना। अब ध्यान रखना, इसी इक्वेशन को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है, ब्रैकेट्स खोल दिए तो क्या हो गया, m का साइन प्लस हो गया।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आएगा व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स and due to the increase in exports there is an increase in income, what will be the equation for income determination? तो क्या बनेगी? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस b माइनस m। अगर इस इक्वेशन में ब्रैकेट्स ओपन है तो m क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्लैरिटी है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ये डेरिवेशन पेपर सब्जेक्टिव नहीं है तो डेरिवेशन नहीं आता है, इसीलिए हम इसको अभी नहीं ध्यान देंगे, फाइनल इक्वेशन पे ध्यान देंगे। अब हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप आपके एक्सपोर्ट्स के चेंज होने की वजह से आप किसको पढ़ रहे हो? इनकम को पढ़ रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इंपोर्ट्स, राइट? बेसिकली यहाँ पे आप फॉरेन ट्रेड का नेट बैलेंस पता कर रहे हो कि आखिरकार मेरे फॉरेन ट्रेड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, इसीलिए इसको मैं क्या कह देती हूँ? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्लैरिटी है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डज बी डिनोट्स? MPC marginal propensity to consume. What does M denotes? Marginal propensity to import. आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब इक्विलिब्रियम पता करना है। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड 4 सेक्टर में 4 सेक्टर आ गए, एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट किससे करेगी? 45 डिग्री लाइन, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? एग्रीगेट सप्लाई को। यहाँ पे अगर मान लो if x minus m are incorporated in the 4 sector model of the income determination, x minus m का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स अगर आपकी इनकम डिटर्मिनेशन की इक्वेशन में आते हैं और एक केस आ जाता है कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो इवेंचुअल रिजल्ट क्या होगा? इनकम में पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेट क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट्स हो रहा है, इनकम का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कि इनफ्लो हो रहा है तो इनकम में लीकेज है या इंजेक्शंस हैं? तो दैट मीन्स देन देयर इज अ नेट इंजेक्शन एंड नेशनल इनकम इंक्रीजेस। अब आपका इंपोर्ट्स ज्यादा हो गया है आपके एक्सपोर्ट से, तो नेट विड्रॉवल्स ज्यादा है, तो देयर इज अ लीकेज इन द नेशनल इनकम एंड देयरफॉर द नेशनल इनकम डिक्रीजेस। क्लैरिटी है? बुक में पढ़ोगे कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है, रीडिंग जरूर लगाओ, बट क्रक्स हमें ध्यान रखना है कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। अब मान लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोअर विल बी द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स ज्यादा है, देन लोअर विल बी द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। डिनोमिनेटर तो ज्यादा हो गया ना बेटा, m तो देखो, अगर इसको नॉर्मली अगर हम टेक्निकल टर्म्स में ना जाएं और सिंपल लैंग्वेज में देखें, तो तुम खुद सोच के देखो, जब कंट्री में ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगाई जाएगी तो इन हाउस प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब इन हाउस आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो प्रोडक्शन पे वो कम कर रहे हो, तो दैट मीन्स ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझो।
आई बात समझ में? और वही जो लॉजिक्स है, जब अपन मल्टीप्लायर पता करते हैं तो वो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाला लॉजिक तो है ही, बट टेक्निकली रियलिटी में हो क्या रहे, इस तरह से इम्पैक्ट आता है। ध्यान रखना यहाँ पे आपकी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड। अब मानो आपका एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज है, तो आपका इवेंचुअली इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन होगा। और इंपोर्ट्स में इंक्रीज है तो कंट्रैक्शन। इससे पूरे चैप्टर में कंक्लूजन क्या निकला है कि जब भी हम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड निकालते हैं, short of that output at which all those who are able and willing to work are employed, इस टाइम पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है क्या? आपकी एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या है, कम है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा। तो शॉर्ट ऑफ दैट आउटपुट, जिस लेवल पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारे लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉय बैठे हैं, और इकोनॉमी में क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर बात करते हैं एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड एक्सीड्स द इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ डिक्रीज आउटपुट, शॉर्ट ऑफ दैट आउटपुट एट विच, एक वो लेवल का आउटपुट जहाँ पे सब लोगों को काम मिल रहा है, प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में हो रहा है। आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, और एग्रीगेट डिमांड कम है। तो इस टाइम पे सप्लायर्स प्रोडक्शन को कम कर देंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ले ऑफ कर दिया जाएगा। ले ऑफ करने से पहले डिक्रीज आएगा वेजेस में, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है तो इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, इकोनॉमी से ले ऑफ हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी कंट्रैक्शन से कहाँ जाती है, डिप्रेशन में जाती है। जैसे हमने देखा था कंट्रैक्शन में हो सकता है पेमेंट्स कम दोगे, लेकिन डिप्रेशन में आप लोगों को जॉब से ही निकाल देते हो। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। अब इस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, इकोनॉमी में क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, हो सकता है, यस हो सकता है। अगर इकोनॉमी में सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन आएगा या डिफ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। क्लैरिटी है? जब हम बोल रहे हैं यहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी या नहीं होगी? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो बताओ इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी या नहीं होगी एक्सेस में? बोलो। बताओ भाई। यस और नो? क्या लिखा है यहाँ पे, इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, क्या लिखा है? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है। यहाँ पे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, सिर्फ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी, इसीलिए तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 6 था जिसमें 2 यूनिट्स थी। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम को निकालना सीखा था। फिर यहाँ पे हमने अलग अलग सेक्टर्स में नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है वो देखा। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना बेटर आंसर कर पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 1. In Keynes model, equilibrium aggregate output is determined by aggregate demand. Keynes believed that an economy may attain equilibrium level of output क्या बेटा? अच्छा यहाँ पे क्या देखो, इस क्वेश्चन का आंसर किस बेसिस पे करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, मे. क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड है तो देखो ओनली से ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आए, आपका बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ सकता है, क्योंकि उस टाइम कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल. ऐसा ही होगा कि सिर्फ प्राइसेस फ्लेक्सिबल होते हैं, ये तो रिलेटेबल नहीं है. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अकॉर्डिंग टू कीन्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय disposable income. The marginal propensity to consume can be defined as change in income due to the change in consumption due to the change in income. If the consumption function is expressed as C is equals to A plus BY, B represents marginal propensity to consume. If the consumption function is expressed as C plus A plus BY, then A represents autonomous consumption expenditure. If the consumption function is this, then an increase in disposable income by 100 will result in an increase in consumption expenditure by, निकालो. सबका आ गया क्या? डन है क्या? एवरीबॉडी डन? क्या आ रहा है? द राइट आंसर इज 50, ऑप्शन नंबर सी. If autonomous consumption equals to 2000, the marginal propensity to consume is 0.8. The disposable income is this. Total consumption will be, निकाल लिया, find out हो गया. If the Keynes cross diagram, the point at which aggregate demand function crosses the 45-degree line indicates the equilibrium level of income which may or may not be full employment level of income. ध्यान रखना है कि कीन्स ने कहा था कि चाहे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मिल जाए, बट इट नॉट नेसेसरी कि वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम होगा. ठीक है. इन क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C plus I plus G. Under equation this, what is the value of two sector expenditure multiplier? निकालो. क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/1 माइनस बी. अब बी कितना दे रखा है? 0.8. तो 1/0.2 कर लो, आंसर आ जाएगा. क्लैरिटी है? अब यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन आया, अपन ने 6 यूनिट के क्वेश्चंस करे थे क्या? फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस नहीं किए थे. अभी आप लोग को क्या करना है, जो थर्ड सेक्टर मॉडल है, और थर्ड सेक्टर मॉडल का तो हो गया न्यूमेरिकल, फोर्थ सेक्टर मॉडल का पेंडिंग चल रहा है. फोर्थ सेक्टर मॉडल और यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना. साथ के साथ करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आगे बहुत अलग अलग तरह की इक्वेशंस और प्रैक्टिकल है.
अगर अभी छोड़ दिया तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे मैम बता रही है उसी सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करना है।